जी यासिन आजाद साहब, पीपल्स पार्टी का मुतालबा दुरुस्त है आपके ख्याल में, और 90 दिन को पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, अगर उसमें डिलिमिटेशन उस दौरान में नहीं होती तो नहीं करनी चाहिए, क्या ये बात आप इससे इत्तफाक करते हैं? और असेंबली अगर अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी होती तो शायद ये इलेक्शन 60 डेज में होते, लेकिन चूंकि असेंबलियों की मुद्दत 2 दिन पहले आपने डिसॉल्व कर दी तो ये इलेक्शन 90 डेज में होना चाहिए। आईनी रिक्वायरमेंट है, स्पीकर किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और कहते हैं कि इनके आर्टिकल 224 के तहत 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जब ये मीटिंग बुलाई गई ईसी की तो उसमें चारों वज़ीर आला भी मौजूद थे, एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद थे। तो जब डिलिमिटेशन का मामला आया तो मैं ये सवाल करता हूँ कि फिर आपने उस वक्त इस बात का एतराज़ क्यों नहीं किया कि इस चीज़ को छोड़ दिया जाए और पुरानी मर्दमशुमारी के तहत 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करा दिए जाए। अगर इस बात को तस्लीम कर लिया जाता है कि जो मीटिंग के अंदर जो कुछ फैसला हुआ और उसमें यह तय हुआ कि पहले डिलिमिटेशन के मामले को कंसिडर करें और बाद में इलेक्शन कराएं, तो उसमें उस वक्त की जो हुकूमत थी वो पूरी की पूरी तरह अपनी जगह मौजूद थी, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त हुकूमत में थी वो अपनी जगह मौजूद थी। तो उस वक्त ये चीज़ें आपने डिसाइड क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी ये जिम्मेदारी थी कि जब पंजाब गवर्नमेंट को तोड़ा गया या केपीके की हुकूमत को तोड़ा गया तो आपको पता था जब वो इलेक्शन नहीं हो रहे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक भी इलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो आपको पता ये था कि असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी जिम्मेदारी यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो आईनी मुद्दत के अंदर कराए, तो उसने ये डिलिमिटेशन के पॉइंट को वक्त से पहले तय क्यों नहीं किया? तो मेरे नज़दीक इसकी नेग्लिजेंस अगर किसी पे है तो मैं डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डालता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए था कि हमने ये कुछ करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि 90 डेज़ में इलेक्शन है, हर लीगल एक्सपर्ट भी यही कहता है कि 90 डेज़ की रिक्वायरमेंट है, 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन जब डिलिमिटेशन वाला मामला आ गया और बगैर हल्काबंदियों के अगर आप इलेक्शन कराते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि क्या आइन के किसी आर्टिकल की आप खिलाफवर्जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि बगैर हल्काबंदियों के मैं इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं हूँ, और वो आपने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने मिल के आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारे मजीद इख्तियारात भी दिए। आप ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन कमीशन ने कराना है तो जो लीगल या आईनी बात जो है डिलिमिटेशन की, इलेक्शन कमीशन में जब ये फैसला कर लिया कि पहले हल्काबंदियाँ होंगी और बाद में इलेक्शन होंगे, तो फिर 90 डेज़ में इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आते। बिल्कुल क्लियर बात है। पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी ये है कि वो ज़ाहिर है अपनी साख को बचाने के लिए ये बात ज़रूर कहेंगे कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और मैं भी ये कहता हूँ कि 90 डेज़ से एक दिन भी इलेक्शन ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है जिस तरह पंजाब का मामला आया था या केपीके का मामला आया था, उस वक्त भी हम 90 डेज़ की रट लगाए हुए थे, लेकिन 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। सही है। और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाल दी। तो ये तमाम चीजें हमें देखना पड़ेगा। हम हर चीज को इस मुल्क में मजाक बनाते जा रहे हैं। क्यों मजाक? बिल्कुल सही है सर। ये सदर साहब का लेटर दिखा देता हूं जो उन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 48(5) के तहत वो कहते हैं कि जी मेरा इख्तियार मैंने देनी है तारीख इलेक्शन की, तो इसलिए आप जरा तशरीफ लाएं हमारे पास ताकि हम इसमें मुशावरत करें। लेकिन जो जवाबी खत लिखा गया है जरा उसको भी देख लीजिए। जवाबी खत में उन्होंने कहा कि जी हमें आपसे मिलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम बाइख्तियार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे में सदर से मुलाकात से ही इनकार किया जा सकता है सदर पाकिस्तान से, या मुलाकात करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा सकता है, या वाकई इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है कि असल में तो सेक्शन 57 के बाद उनका इख्तियार है। अब सेक्शन 57 को एक दफा दोबारा देख लीजिए जो कह रहा है कि
subject to the constitution, the commission shall by notification in the official gazette announce the date or dates as the case may be of the general elections. और जो आर्टिकल 48(5) है जिसकी वजह से सदर साहब समझते हैं कि मुझे इख्तियार हासिल है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। वहां पर कहा गया है कि where the president dissolves the national assembly notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of general election to the assembly। ठीक है, बिल्कुल सही है। यासीन आजाद साहब, अब कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? हुमायूं दिलावर साहब को ओएसडी बनाया गया, क्या आप उनके फैसले में बज़ाहिर बादियों नजर में जो मौजूद सुकुम है उसकी वजह देखते हैं इस क्योंकि वजूहात तो नहीं बताएगी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? सर, हमारे प्रोफेशन में हमने कई दफ़ा देखा है कि बाद जज साहिबान को जो एसडी बना दिया जाता है, बाद में अच्छी जगह पे उनकी पोस्टिंग भी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये अदलिया का अपने अंदरून का मामला है कि वो अपने सेशन जज को कहाँ ले जाते हैं, कहाँ नहीं ले जाते। इस पे लंबी बहस करना मेरे नज़दीक को मुनासिब नहीं है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि आज जो कुछ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ, या हमारे सीनियर साथी सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने जिस अंदाज से अदलिया के अंदर जो कुछ किया और जिस तरह की नारेबाजी हुई वो आपके सामने है। यही कोई दूसरी जमात करती है तो हम खुल के बात करते हैं कि जी उन्होंने बड़ा गलत किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 1 या 2 दिन केस में जमानत की हियरिंग नहीं होती तो क़यामत तो नहीं आ जाती ना सर। तो अब जब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने हमें प्रॉपर मौका नहीं दिया, लतीफ़ खोसा ने कहा कि जब मैं पेश नहीं हुआ था, वो कहता है कि जब मैं नहीं गया था तो फैसला सुना दिया था। तो आज वही लतीफ़ खोसा नहीं आए तो आप फैसला क्यों नहीं सुना रहे? तो आज वही लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील को छोड़ दो और फैसला सुना दो। तो फिर उस प्रोसीडिंग में और इस प्रोसीडिंग में बाकी क्या बचा? अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई ट्रायल कोर्ट किसी को सज़ा देता है तो ज्यूरिसडिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, अपील वहाँ पेंडिंग थी। ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो एक तरफ तो प्रोसीडिंग हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दूसरी तरफ हो रही है सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब या जज साहिबान ये ऑब्जर्वेशन देते हैं कि केस में बड़ी खामियां हैं, ये केस बहुत बड़ा ख़राब है। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस टाइप का ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की पोजीशन कैसे होगी? और जिस तरह आज प्रिंट मीडिया के अंदर ये खबर लगी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मैं तो ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान सैंडविच बन के रह गया हाई कोर्ट। तो सवाल ये पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इतनी जल्दी क्या है कि जब ये मामला वहां था तो फिर आपने ये क्यों टेकअप किया मामला? और फिर आपने कहा कि कल अगर वो हियरिंग नहीं करेंगे तो हम सुनेंगे। बाद में आप भी 28 को ले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 28 तारीख को ले गया। क्या कोर्ट के अंदर नारेबाजी नहीं हुई? क्या कोर्ट के अंदर किसी आदमी ने इस पर एतराज किया कि ये नारेबाजी क्यों लगाई गई, कैसे हुआ? अच्छा, तो मैं ये कहता हूं कि सरदार लतीफ़ खान खोसा जैसा सीनियर वकील सर जो क्रिमिनल की प्रैक्टिस ही करते हैं, जी जी जी, क्या माजी में उनके जो अपने जाती केस हैं उनमें भी इतनी इंटरेस्ट लेके लोगों को कहते हैं कि इसको फटाफट छोड़ दो? तो ये पता नहीं एक जज्बाती अटैचमेंट करके, ठीक है, तो हम आजाद साहब कहते हैं कि